नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प सवाल पे बात कर रहे हैं। 2024-2025 में रहने के लिए दुनिया के सबसे महंगे शहर आखिर हैं कौन से? हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब कई सर्वे देते हैं, जैसे EIU है, मर्सर है, एक्सपैटिलेटर भी है। बिल्कुल, और हमारे पास इन सब के आंकड़े हैं। लेकिन हम सिर्फ लिस्ट नहीं देखेंगे, है ना? हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये शहर इतने महंगे क्यों हैं। सही कहा, मतलब क्या कारण है इनके पीछे, और क्या ये कहानी उतनी सीधी है जितनी लगती है? अक्सर नहीं होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। लिस्ट में सबसे ऊपर अक्सर ज्यूरिख का नाम आता है। हाँ। स्विट्जरलैंड। कुछ रिपोर्ट्स तो कहती हैं कि वहाँ किराया छोड़कर भी महीने का खर्च करीब $4,800। मतलब ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ बिल्कुल। इसका एक बड़ा कारण तो देखिए मजबूत स्विस फ्रैंक है। जब करेंसी स्ट्रांग होती है तो बाहर वालों के लिए चीजें अपने आप महंगी हो जाती हैं। अच्छा, सिर्फ करेंसी या और भी कुछ है? नहीं, सिर्फ करेंसी नहीं। ज्यूरिख में और स्विट्जरलैंड में जनरली ही लेबन स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है। बेहतरीन पब्लिक सर्विसेज हैं, सुरक्षा है, इन सब की एक कीमत होती है। और हाँ, एक और बात, जब दुनिया में थोड़ी उथल पुथल होती है तो स्विट्जरलैंड को लोग एक सेफ हेवन मानते हैं। इससे फ्रैंक और मजबूत होता है और महंगाई बढ़ती है एक तरह से। ये दिलचस्प है। अच्छा, दूसरे नंबर पर अक्सर सिंगापुर का नाम आता है। वहाँ किराया मिलाकर महीने का खर्च $4,000 से ज्यादा बताया जाता है। हाँ, सिंगापुर। और तीसरे पर न्यूयॉर्क शहर, जहाँ सुना है मैनहट्टन में एक बेडरूम अपार्टमेंट का किराया ही $4,000 पार कर जाता है। बिल्कुल, न्यूयॉर्क तो खैर हमेशा से ही महंगा रहा है। तो इन दोनों की कहानी ज्यूरिख से कैसे अलग है, सिंगापुर और न्यूयॉर्क की? देखिए, सिंगापुर का मामला थोड़ा अलग है। वहाँ जमीन बहुत कम है, तो रियल एस्टेट की कीमतें आसमान छूती हैं। अच्छा। और वो अपनी जरूरत की बहुत सी चीजों के लिए आयात पर निर्भर करते हैं, जिससे कॉस्ट बढ़ जाती है। लग्जरी सामान पर टैक्स भी काफी है। ओके। और न्यूयॉर्क एक ग्लोबल हब है, फाइनेंस, कल्चर, सब कुछ। दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं, मौके तलाशते हैं। इससे डिमांड बढ़ती है, खासकर रहने की जगह की। तो डिमांड सप्लाई का खेल। हाँ बिल्कुल, इसीलिए मैनहट्टन जैसे इलाकों में किराया इतना ज्यादा है। समझ गए। तो एक तरफ जमीन की कमी और आयात, दूसरी तरफ ग्लोबल सेंटर होने का असर। लिस्ट में आगे बढ़ें तो हांगकांग भी है नंबर 4 पर। हाँ, हांगकांग। वहाँ भी शायद सिंगापुर जैसी ही बात है, जमीन की कमी और किराया $4,000 से ज्यादा। बिल्कुल, हांगकांग में घनत्व मतलब डेंसिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जमीन कम होने से रियल एस्टेट दुनिया के सबसे महंगे जगहों में से एक है वहाँ। और फिर नंबर 5 पर सैन फ्रांसिस्को, जहाँ टेक बूम ने सब कुछ बदल दिया। वहाँ भी मासिक खर्च $4,800 के आसपास बताया जाता है। हाँ, सैन फ्रांसिस्को की कहानी थोड़ी अलग है। वहाँ टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इतनी हावी है कि उसने बहुत पैसा और जॉब्स तो लाई, पर रहने का खर्च आम आदमी की पहुंच से बाहर कर दिया है। मतलब एक इंडस्ट्री का इतना बड़ा असर। जी, ये दिखाता है कि कैसे किसी एक सेक्टर का दबदबा पूरे शहर की अफोर्डेबिलिटी को बदल सकता है। अच्छा, एक पैटर्न सा दिख रहा है। स्विट्जरलैंड का दबदबा साफ है। ज्यूरिख के अलावा जेनेवा छठा और कभी-कभी बेज़ल या बर्न 7वां भी टॉप 10 में आ जाते हैं। हाँ, स्विस शहर अक्सर ऊपर रहते हैं। उनकी मजबूत अर्थव्यवस्था, स्थिरता, जीवन स्तर, ये सब कारण है। जेनेवा में भी किराया $3,500 से कम नहीं है। फिर लंदन 8वां और लॉस एंजलिस 9वां जैसे बड़े ग्लोबल शहर। हाँ, लंदन भी एक बड़ा फाइनेंशियल सेंटर है और लॉस एंजलिस एंटरटेनमेंट और ट्रेड का। दोनों जगह कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी हाई है। लंदन में भी $4,000 महीने से ज्यादा का खर्च मान के चलिए। तो मोटे तौर पर स्विस शहर कुछ बड़े एशियाई हब जैसे सिंगापुर, हांगकांग और प्रमुख अमेरिकी शहर जैसे न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, LA यही हैं टॉप लिस्ट में। हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। स्विस शहर स्टेबिलिटी और करेंसी की वजह से, एशियाई शहर रियल एस्टेट और आयात, अमेरिकी शहर ग्लोबल सेंटर होने और डिमांड की वजह से। हर जगह के कारण थोड़े अलग, पर नतीजा एक, ऊंची कीमतें। लेकिन टॉप 9 के बाद 10वें नंबर के लिए काफी दावेदार दिखते हैं। टेल अवीव, कोपेनहेगन, सियाटल, ऑकलैंड, होनोलुलु। ऐसा क्यों है कि अलग-अलग सर्वे अलग-अलग शहरों को यहाँ रखते हैं? हाँ, यहीं पर सर्वे करने के जो अलग-अलग तरीके हैं, उनका फर्क सामने आता है। अच्छा, कैसे? देखिए, कुछ सर्वे जैसे मर्सर का सर्वे है, वो खास तौर पर एक्सपैट्स को ध्यान में रखकर बनता है। मतलब वो लोग जिन्हें कंपनियां दूसरे देश भेजती हैं। ओके। तो उनके सर्वे में शायद हाउसिंग अलाउंस, बच्चों की स्कूल फीस, ऐसी चीजें ज्यादा वजन रखती हों जो शायद एक लोकल निवासी के खर्च से अलग हों। ये बात तो है। तो वहीं
EIU जैसे सर्वे वो शायद आम जीवन यापन की लागत देखता है, जिसमें रोजमर्रा की चीजों और सेवाओं की एक अलग बास्केट होती है। एक्सपैट्रिएटिकस का अपना तरीका होगा। तो मतलब सर्वे किसके लिए है और क्या माप रहा है, इससे रैंकिंग बदल सकती है, खासकर 10वें नंबर के आसपास। बिल्कुल, इसीलिए कोई लिस्ट तेल अवीव या कोपनहेगन को ऊपर रख सकती है तो कोई दूसरी सियाटल या होनोलुलु को। ये जानना जरूरी है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो हमने देखा कि स्विस शहर, बड़े एशियाई महानगर और बड़े अमेरिकी शहर लगातार महंगे शहरों की लिस्ट में ऊपर रहते हैं। कारण अलग-अलग हैं, मजबूत करेंसी, रियल एस्टेट, आयात, ग्लोबल हब होना। हाँ, और ये रैंकिंग इस पर भी निर्भर करती है कि सर्वे का फोकस क्या है, एक्सपैट्स या आम आबादी। सही। और आगे सोचने वाली बात ये भी है कि ये रैंकिंग भविष्य में कैसे बदलेंगी। जैसे क्या रिमोट वर्क का जो चलन बढ़ रहा है वो इन महंगे शहरों पर कुछ असर डालेगा? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। क्या लोग सस्ते शहरों में शिफ्ट होंगे? हो सकता है। या फिर वैश्विक अर्थव्यवस्था में कोई बड़ा बदलाव आए तो उसका क्या असर होगा? और सबसे जरूरी बात, किसी शहर का महंगा होना हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता है ना। मतलब ये कि ये जो आंकड़े हैं ये क्या वाकई जमीनी हकीकत दिखाते हैं या ये किसी खास वर्ग के अनुभव को ज्यादा दर्शाते हैं, ये सोचना भी जरूरी है। बिल्कुल, किसी शहर को सिर्फ महंगा कह देना शायद पूरी कहानी नहीं बताता। बहुत सी परतें हैं इसमें। हाँ, आज इस गहरी पड़ताल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। काफी कुछ साफ हुआ। मुझे भी बात करके अच्छा लगा।